चलो भाई, पूछना है कुछ? कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? चलो हेडिंग डालो। यूनिट वेक्टर हो गया था। अगला हेडिंग डालो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। देखो, आई कैप, जे कैप और के कैप, आई जे एंड के आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और ये कहां पर होते हैं? ये एक्सिस हमारा क्या होता है? एक्स, एक्सिस वाई, और तीसरा एक्सिस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसको बोलते हैं जेड। एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई कैप। वाई डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जे कैप। और के डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं के कैप। यही आई जे के कहलाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल इसलिए नाम पड़ा क्योंकि सभी के बीच में एंगल 90 है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो आई जे के ये आपस में कैसे कितने एंगल पे होते हैं? 90 डिग्री पे। बैठा लो। तो बताओ आई कैप का वैल्यू कैसे निकालोगे? आई क्या है? एक्स एक्सिस का डायरेक्शन या एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर। और कोई यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है? हाँ हाँ, तो अगर तुम्हें आई कैप निकालना है तो बताओ आई कैप क्या होगा? आई कैप इक्वल टू एक्स डायरेक्शन का वेक्टर, बोलो। एक्स डायरेक्शन का वेक्टर अपान मॉड ऑफ वेक्टर एक्स ना। जे कैप का वेक्टर, इसको निकालने के लिए क्या करोगे? वाई डायरेक्शन का वेक्टर अपान मॉड ऑफ वाई। और के डायरेक्शन का वेक्टर चाहिए तो जेड एक्सिस पे वेक्टर अपान जेड।
तो यूनिट वेक्टर है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर के ऊपर यूनिट वेक्टर लगा दिया तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1। किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा है तो उसका वैल्यू 1 है, यूनिट वेक्टर है ना। तो ये केवल क्या बताता है, डायरेक्शन। क्या बताएगा, तो अगर तुमसे किसी वेक्टर का डायरेक्शन पूछेगा तो क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ वेक्टर अपान उसका मॉड वैल्यू। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे वो मोशन इन वन डायमेंशन में, ठीक, वहां पर उसका यूज होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो वहां पढ़ेंगे। हो गया भाई। तो ये टाइप ऑफ वेक्टर था। अब अगला हेडिंग डालो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलो एंगल बिटवीन टू वेक्टर समझो, इससे इसको हटा दें, अच्छा नोट कर। तो किन्हीं भी वेक्टर के बीच का एंगल कैसे हम लोग लिखते हैं या कैसे देखेंगे। तो मान लो कोई वेक्टर है हमारा ए, ठीक है ना, और दूसरा वेक्टर हमारा मान लो बी है, ऐसे बना हुआ है। तो पूछा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग वेक्टर को देखते हैं तो एंगल हमेशा क्या देखना होता है, जहां पर दोनों वेक्टर का क्या मिल रहा हो, टेल। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है, तो बताओ भाई दोनों वेक्टर का टेल कहां पे मिल रहा है, वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का टेल दोनों एक जगह पर यहां दिख रहे हैं। तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो कहलाता है वेक्टर का एंगल। समझ में आ रहा है। तो किन्हीं भी दो वेक्टर का एंगल हम लोग कैसे देखेंगे, या तो दोनों वेक्टर का वहां पर टेल मिल रहा हो या दोनों वेक्टर का हेड मिल रहा हो। जैसे मान लो कोई वेक्टर ऐसा है, वेक्टर ये ए और दूसरा वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर ए और बी का एंगल कहलाएगा। या क्या मतलब समझ में आया, जहां पर दोनों वेक्टर का या तो हेड मिल रहा हो या तो टेल, तो एंगल बिटवीन हेड टू हेड या टेल टू टेल वो कहलाता है एंगल ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो किसके बीच का एंगल, एंगल एंगल बिटवीन, क्या लिखोगे, टेल टू टेल टू टेल, जहां पर दोनों वेक्टर का क्या मिल रहा हो, टेल, या यहां पर क्या देखोगे, एंगल बिटवीन हेड टू हेड। हेड और हेड के बीच का एंगल एंगल ऑफ वेक्टर कहलाएगा, टेल और टेल के बीच का एंगल ऑफ वेक्टर कहलाएगा। तो ये बना लो, जहां पर या तो दोनों के क्या मिल रहे हो, टेल, या दोनों के हेड मिल रहे हो, ये वेक्टर का एंगल कहलाएगा। हेड और टेल एंगल वेक्टर का एंगल नहीं होगा।
दोनों के हेड एक जगह मिला दो, उनके बीच का एंगल क्या कहलाएगा? वेक्टर का एंगल। और दोनों का या तो टेल मिला दो, दोनों का टेल के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगल बिटवीन वेक्टर। ठीक है, जिनका टेल मिल रहा है उनके बीच का एंगल होगा। जैसे यहाँ पर ए और बी का टेल मिल रहा है तो ये किसका एंगल होगा? ए और बी के बीच का एंगल। और दोनों का हेड जहां मिल रहा है वो भी ए और बी के बीच का एंगल है। अच्छा, हेड और टेल, ज्यादातर सवालों में हेड और टेल दिया होगा, तो उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये एंगल क्या है? तो इसको हटा दें। चलो, अगर मान लो ये दिया हो सवालों में, बता भाई, ए और बी के बीच में एंगल दिया है 60 डिग्री, दिख रहा है? ये कितना एंगल होगा वेक्टर ए और बी के? तो क्या करना होता है, जैसे यहां पर जो एंगल बना है किसके बीच में बना है? वेक्टर ए के हेड और वेक्टर बी के टेल के बीच का एंगल। तो क्या ये वेक्टर ए और बी का एंगल है? नहीं है। बोलो, दोनों के यहां पर क्या होना चाहिए? या तो हेड मिलते या दोनों के। तो क्या करना होता है, फिर किसी एक वेक्टर को यहां से डिस्प्लेस करो। अच्छा, वेक्टर जो होता है वो उसको कहीं पर भी ले जा सकते हो, डिस्प्लेस कर सकते हो। जैसे इस वेक्टर को तुम उठा लो यहां से और इसको इसी डायरेक्शन में यहां रख दो, इसको उठा के यहां रख दो, इसको उठा के नीचे रख दो। वेक्टर का क्या नहीं चेंज होना चाहिए? डायरेक्शन। बात समझे? इस वेक्टर को तुम उठा के पीछे ऐसे लाके सरका के यहां लगा सकते हो। क्या नहीं चेंज होना चाहिए? इसका एरो जिधर है वैसे ही होना चाहिए। मतलब जैसे ये पेन है तो ये हमारा एक वेक्टर है, इस वेक्टर को तुम ऐसे उठाओ और ऊपर रख सकते हो, नीचे रख सकते हो, आगे रख सकते हो, पीछे रख सकते हो। क्या नहीं चेंज होनी चाहिए? वेक्टर का डायरेक्शन। आया समझ में? चलो, तो हमारा ये जो एंगल है, एक वेक्टर का टेल है, दूसरे का हेड। या तो दोनों का हेड मिल जाए या दोनों का टेल मिल जाए। तो तुम क्या करो, इस वेक्टर को यहां से उठाओ और इसको लाके आगे लगा दो। बात समझ में आ रहा है? इस वेक्टर को यहां से उठा के कहां लगा दो? आगे। चलो, आगे लगाने को हम लोग डॉट से दिखाएंगे। और ये वेक्टर हमारा आगे आ गया। कौन सा वेक्टर? वेक्टर ए। क्या ये बात समझ में आई? हम लोग इस वेक्टर को उठा के यहां ला गए। क्यों? क्योंकि अभी जो एंगल दिया वो किसके बीच का एंगल है? हेड और वो वेक्टर का एंगल नहीं होता। तो अब क्या करें, ये वेक्टर हमारा हेड हो गया, ये हो गया हेड वेक्टर ए का। अब ये इसका टेल हो गया। ये वेक्टर बी का हेड है, ये इसका टेल। मतलब ये एंगल अब किसका एंगल होगा? वेक्टर ए और बी का, क्योंकि वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का टेल यहां पर मिल गया। बात समझ में? ये एंगल कितना होगा? अच्छा, पूरा एंगल कितना होता है? एक लाइन पे कितना एंगल होता है? अगर कोई ऐसे बना है तो इस पे कितना एंगल हो गया? जिसमें से 60 डिग्री इधर बन गया, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 60 डिग्री, मतलब कितना एंगल? तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना हुआ? 120 डिग्री। बोलो, बात समझ में आया? सभी लोग देख लो भाई। तुम ये भी कर सकते थे, तुम ये कर सकते थे, इस वेक्टर को भी उठा के यहां नीचे ले आ सकते थे। बताओ भाई, इस वेक्टर को भी तो शिफ्ट कर सकते थे। इस वेक्टर उठाओ और यहां लगा दो। तो ये अगर हम लोग इधर लगाते तो क्या होता? दोनों का हेड मिल जाता, और हेड के बीच का एंगल वो भी वो इतना ही आता। बात समझ में आ रहा है? तो चाहे किसी एक वेक्टर को शिफ्ट करा दो, किसी एक वेक्टर को आगे या पीछे शिफ्ट करा दो और फिर उनके बीच का एंगल देख लो।
समझ गए भाई? बना लोगे, कोई भी एंगल दिया होगा। चलो फिर अगला करें। अब हेडिंग डालेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब सवालों का यहां से तुमको कॉन्सेप्ट मिलेगा। अभी तक तो हम लोग केवल वेक्टर समझ रहे थे क्या होता है। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों होता है। पहले एडिशन देखेंगे फिर सब्ट्रैक्शन। दो मेथड हम लोग पढ़ते हैं। पहला मेथड होता है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ। और दूसरा अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने केवल, ठीक ना। होते और भी है, लेकिन अभी चूंकि एनसीईआरटी में जो दिया है वही पढ़ेंगे। और इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। दो कॉलम बना लो वेक्टर एडिशन में। एक होगा ट्रायंगल लॉ, दूसरा होगा पैरेललोग्राम। पहले ट्रायंगल लॉ हम लोग पढ़ेंगे। ट्रायंगल लॉ मतलब इसमें ट्रायंगल बनाना होगा, है ना। और पैरेललोग्राम में हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे ट्रायंगल लॉ। चाहे कॉलम में लिख लो या नया हेडिंग से लिख लो। ट्रायंगल लॉ क्या है, तो इसमें समझना तुम्हें है। और बाकी दोनों लॉ से आंसर सेम आता है। यानी चाहे ट्रायंगल लॉ बनाओ चाहे पैरेललोग्राम, जो तुम्हें समझ में आए, लेकिन जो रिजल्टेंट आएगा दोनों से सेम आता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। चलो ट्रायंगल लॉ में क्या होगा कि मान लो कोई वेक्टर, हमें दो वेक्टर दिया है और क्वेश्चन में मान लो ऐसे दे रखा है। एक हमारे पास वेक्टर ए है, ये ऐसा पड़ा है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास कोई वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर बी है। ऐसे दो वेक्टर हमारे पास रखे हुए हैं, ठीक है ना। आप क्वेश्चन में बोला है कि हमें बताओ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को दिखाओ, यहां पर एडिशन करो और ट्रायंगल लॉ से करो। तो हम क्या करने जा रहे हैं बताओ भाई। हम कर रहे हैं वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ने। यानी क्या लिखोगे, वेक्टर ए और मैं क्या जोड़ने जा रहे हैं, वेक्टर बी। ये हम करने जा रहे हैं। तो वेक्टर ए में वेक्टर बी देखो कैसे जुड़ेगा। तो ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। और वेक्टर ए में कौन सा वेक्टर जोड़ना है, वेक्टर बी। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए के हेड पे, वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल जोड़ दो। बात समझ में आया? तो वेक्टर ए का हेड ये है और वेक्टर बी का टेल यहां पर है। इस वेक्टर बी को उठाओ और इसको यहां से पकड़ के कहां ले आओ, इसके हेड पे ऐसे लगा दो। बोलो क्या ये बात समझ में आया? अगर ये वेक्टर बी हो तो इसको यहां से ऐसे उठाना है और कहां लगा देना है, ऐसे यहां लगा देना है। बोलो बात समझ में आया? तो वेक्टर ए के हेड पे जिस वेक्टर को जोड़ना है उसका टेल लगा दो। बात समझ में आया? तो हम लोग वेक्टर बी को वहां से उठा के यहां पे लगाएंगे और ऐसे लगाना है कि उसका डायरेक्शन ना बदले। चलो ये हमारा वेक्टर बी हो गया। बोलो बात समझ में आया? तो क्या वेक्टर ए में वेक्टर बी जुड़ गया? देखो वेक्टर ए में वेक्टर बी जुड़ गया। तो क्या बना, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। तो वेक्टर ए में वेक्टर बी जुड़ गया तो क्या आएगा, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या ये बात समझ में आए? तो वेक्टर आर कैसे बनाएंगे, वेक्टर आर जो कि रिजल्टेंट है। तो इसको बनाने का क्या है कि पहले वाले वेक्टर का टेल को वेक्टर दूसरे वाले वेक्टर के हेड से मिला दो। तो एरो उधर ही बनाना है।
बताओ भाई, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, यही वेक्टर आर कहलाएगा। क्या ये बात समझ में कुछ आई? तो ट्रायंगल मेथड में कहां पर लगाते हैं वेक्टर बी को, पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर को जोड़ना है, और हेड लगाना है कि टेल लगाना है, टेल लगाना है। फिर रिजल्टेंट कैसे बनाना है, पहले वाले वेक्टर के टेल से स्टार्ट करो और दूसरे वाले वेक्टर के हेड को मिला दो, जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। और जो रिजल्टेंट है वो कितना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या ये बात समझ में कुछ आई? तो ये फिगर बनाओ। वेक्टर, जिस भी वेक्टर को आपस में जोड़ना है उसमें जो भी वेक्टर है उसका, उसके हेड पे दूसरा वेक्टर जुड़ेगा। बन गया भाई? चलो दूसरा एक फिगर बना के देखते हैं। फिर से देखो भाई, अगर मान लो वेक्टर ए हमें, वेक्टर ए ऐसा दे रखा है और वेक्टर बी हमें वेक्टर बी ऐसे दे रखा है, तो वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ के जरा दिखाओ। हम लोग बनाने जा रहे हैं वेक्टर ए में, सभी लोग अपने कॉपी में बनाओ, वेक्टर बी को ऐड करो, रिजल्टेंट बनाओ, और जो रिजल्टेंट बनेगा उसका एरो दिखाओ। तो कॉपी में इस फिगर को जरा बना के दिखाओ। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी बना हुआ है। बन गया? दिखाओ, आर लिखो, ए लिखो, बी लिखो। हो गया? बना लिया? वेक्टर ए, वेक्टर बी ऐसा कहां बनाई, वेक्टर बी उधर है, वेक्टर बी को देखो कैसा बना है, वेक्टर ए के इधर बनेगा कि इधर बनेगा, उसको देखो ना वेक्टर बी कैसा है। इसको तुम अगर उठा के, इसको तुम उठा के इधर लगाओ, इधर मुंह बनेगा कि इधर बनेगा, दिखाओ जरा, कहाँ बनाए, वेक्टर भी इधर बना हुआ है, तो दिख नहीं रहा है, नीचे कहाँ पर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर आर, सही है। बना दिया? बन गया? सही है तुम लोग बन, उसका देखो वेक्टर बी किधर भागा जा रहा है, वेक्टर बी उधर बना है, सही है, ठीक। तो कुल, अरे भाई इसको, इसका मुंह इधर है, ये वाला वेक्टर भी है, ये वेक्टर भी है, ये वाला वेक्टर भी बनाते तो इधर लगता है, ये वेक्टर भी ना हो इधर लगेगा, बोलो इसको ऐसे उठाओ और यहां लगाओ, तो वेक्टर भी ऐसा इधर बनेगा, बोलो भाई ना, ये वाला वेक्टर भी होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर भी। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाएंगे, रिजल्टेंट वेक्टर पहले वाले वेक्टर के टेल को दूसरे वाले के मिला दो, ये क्या कहलाएगा, वेक्टर आर।
और ये वेक्टर क्या कहलाएगा, ए प्लस बी। ठीक, अच्छा ये एंगल हमारा मान लो अल्फा है, ये एंगल क्या है, अल्फा। ध्यान सुनना भाई, तो बताओ वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कौन सा होगा, क्या ए और बी के बीच का एंगल अल्फा है, क्या ए और बी के बीच का ये वाला एंगल होगा, या इस इन दोनों में कोई एंगल नहीं होगा। तो इसको तुम्हें यहां से क्या करना पड़ेगा, अगर तुम ये एंगल तुम देख रहे हो तो ये वेक्टर बी का टेल है और ये वेक्टर हेड ए का हेड है। हेड और टेल का एंगल वेक्टर एंगल नहीं होता, या तो दोनों का क्या मिले, टेल, या दोनों का हेड। तो क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को उठा के आगे बढ़ा दो। ठीक, तो इसको अगर हम लोग आगे बढ़ा दें और ये एंगल हमारा अब जो होगा वो क्या, मान लो थीटा है, तो बताओ भाई थीटा किसका एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा। ठीक, अच्छा जरा एक बात और ध्यान से देखो, अभी हम लोग कंपोनेंट नहीं है जानते, लेकिन तुम्हें अभी पढ़ना पड़ेगा। ये वेक्टर बी है तो इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा, बोलो वेक्टर बी, और जिधर एंगल होता है उसको अगर उस डायरेक्शन में लेते हैं तो उसका जो कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा के साथ आता है। बोलो क्या ये बात समझ आए। चलो अच्छा देखो भाई, तो कंपोनेंट 11th में तो लगभग लिया ही होगा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट ध्यान से सुनना भाई, ये जो कंपोनेंट है क्या कहलाएगा, बी कॉस थीटा कहलाएगा कि नहीं, बताओ भाई। इसका ये कंपोनेंट बी कॉस थीटा कहलाएगा, यहां से यहां तक वेक्टर ए ये हमारा ये है। ठीक, आया समझ में। ठीक है, तो एक कंपोनेंट हो गया जिधर एंगल बनता है, और दूसरा कंपोनेंट होता है उसके परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर में है वो हमारा क्या बनेगा, वो साइन थीटा बनेगा। तो इसका परपेंडिकुलर इस पे डाल दो ऐसे, बस है। तो ये वाला वैल्यू क्या कराएगा, बी साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर तुम्हें ये एंगल बी साइन थीटा, ये एंगल बी कॉस थीटा, ये एंगल ए कॉस थीटा है, ए है। इसको बना लो पहले, और अब हम लोग कुछ एक वैल्यू निकालेंगे। फिगर देख लो, अगर कहीं नहीं समझ में आया तो पूछ लो। जो एंगल हमने थीटा लिया उस पर दो कंपोनेंट लिया, किसका कंपोनेंट लिया है, वेक्टर बी का। एक कंपोनेंट आया बी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट आया बी साइन थीटा। पाइथागोरस सबने पढ़ा होगा ना। और अब पाइथागोरस का यूज करके हम लोग देखो कोई एक वैल्यू निकालेंगे। बन गया भाई, सभी लोग बताओ, बनाओ जल्दी। अब इससे हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट का वैल्यू। रिजल्टेंट का वैल्यू बनाने के लिए ये फिगर हम लोगों ने बनाया हुआ है। देखो भाई कैसे बनाएंगे, इसका रिजल्टेंट कैसे दिखेगा। तो यहां पर इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ये पूरा एंगल यहां से लेके ये और ये और ये दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा पूरा, ये वाला ये और ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक, तो ये बताओ क्या हो गया, हाइपोटेनस। ये वाला क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास आर है वेक्टर कौन सा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है ना वेक्टर आर। तो बताओ इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये हो गया हाइपोटेनस। तो ये हो गया पूरा यहां से यहां तक बेस। बेस में क्या है,
ए प्लस बी कॉस थीटा। बताओ भाई, ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसका क्या करना है, स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर में कौन है, वेक्टर बी साइन थीटा, और इसका भी क्या करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? बताओ भाई, सभी लोग बताओ। ये है हमारा हाइपोटेनस, ये है हमारा बेस, ये है हमारा परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कोई खास बात नहीं, बताओ भाई, सबको मालूम है ये बात। जरा इसका स्क्वायर करो, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर ना, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2ab कॉस थीटा। सही है। तो a प्लस बी का यहां पर स्क्वायर हो गया, a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। चलो इसका स्क्वायर करो, b का, b साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात समझ में आई? सही है। अच्छा, यहां पर ये वैल्यू देखो और ये वाला वैल्यू देखो, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इनको एक जगह पर लिख लें तो क्या बन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आई? ये किसका वैल्यू आया, आर स्क्वायर का। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो आर बराबर क्या आया, ये स्क्वायर में अंडर रूट लग जाएगा, पूरे वैल्यू में क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या कुछ बात समझ में आई? ये आर क्या होता है, ये अभी आर क्या लिखा था, आर को हम लोग वेक्टर, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट लिखा था। बोलो भाई, समझ में आया? तो किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना तो ये फार्मूला यूज करना है। तुम्हें फार्मूले से मतलब है, डेरिवेशन क्या इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस एक बार ये इसलिए बना दिया कि तुमको आइडिया लगे कि यहाँ पर हम लोग कैसे वैल्यू लिख रहे हैं। कहीं पर कोई डाउट हो तो बताना भाई। नहीं समझ में किसी को आएगा तो बोल देना। क्या कह रहे हो, बोलो, क्या बताओ, क्या कह रहे हो, ले अब पूछोगे भी नहीं, बताओ ना अपना क्या कंफ्यूजन है। आपस में पूछ सकते हो, वो जो पूछोगे आपस में, पता है गलत बता दिया तब तुम और दिक्कत में आ जाओगे। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत कहीं पर तुमको लग रही है तो तुम पूछ लो, यही तो दिक्कत होती है भाई। क्या कह रहा था हम, इतना भी क्या है कि तुम जो है चार लोग बोल गए पूछ लो बस, पढ़ना तुम्हें परेशान अगल बगल वाले हो रहे, पूछ लो, बताओ क्या दिक्कत है, पूछो ना, फिर हम पूछेंगे तुमसे। चलो भाई देखो, तो ये फार्मूला तुम्हारा पूरे फिजिक्स में बहुत जगह यूज करना है, पूरे फिजिक्स में यूज होगा। तो अभी से ध्यान से देख लो, रिजल्टेंट का फार्मूला तुमको याद होना चाहिए, ठीक है ना। निकालना कैसे है ये दिख लिया, लेकिन यूज करना है ये, तो प्रूव तो करना नहीं एग्जाम में, तो तुमको फार्मूला यूज करना है। तो अगर दो वेक्टर दिया हो और उनके बीच का रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या करोगे, रिजल्टेंट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, रिजल्टेंट को हम लोग क्या लिखे थे, देखो रिजल्टेंट को हम लोग ऐसे लिखा था ना, रिजल्टेंट इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, ये रिजल्टेंट वेक्टर है,
ये क्या है, और जो हम लोगों ने निकाला है वो रिजल्टेंट का क्या है, मॉड वैल्यू है, रिजल्टेंट का मॉड वैल्यू। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस बी, और इधर क्या लगा दिया, नहीं आया समझ में? तो ये क्या हो गया, ये इसमें और इसमें अंतर समझ आ रहे हो, ये वेक्टर है और ये वेक्टर का मॉड या मैग्नीट्यूड निकालना है, और दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले हैं तो उसका फार्मूला हम लोगों ने क्या बनाया बताओ भाई, वेक्टर आर का फार्मूला यहाँ पर क्या लिखे हैं, अंडर रूट बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बताओ भाई थीटा किसका एंगल है, बताओ किसका एंगल है, ए और, अच्छा मान लो यहां पर सी और डी होता तो किसका एंगल, तो इसका मतलब जो भी एंगल के साथ लिखा है वही उसका वेक्टर उनके बीच का है। यहां पर ए 2ab cos थीटा है तो एंगल होगा ए और बी का, अगर यहां पर ए और सी लिखा होता ए सी cos थीटा तो एंगल होता ए और सी के बीच का। आया समझ में? तो यहां पर ये पूरा रिजल्ट हमको याद रखना है। cos थीटा का वैल्यू बताओ, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, बोलो भाई cos थीटा का वैल्यू दोनों होता है, 120 90 तक याद है, चलो -1/2। यहां पर देखो सब एंगल बना हुआ है, साइन थीटा cos थीटा लिखवा दी, मॉड्यूल में दिया हुआ है ना। एंगल देखो दिया है तुम्हारे में, बताओ भाई समझ में यहां पर आ रहा है, तो यही साइन cos थीटा लिख दें, क्यों भाई, यहां तो तुम्हारे 90 तक एंगल दिया है ना, 5। चलो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग एंगल, जिससे कि तुम्हें वैल्यू में कहीं पर दिक्कत ना है। चलो भाई लिख लेते, यहीं पर लिख दें एंगल, ठीक है। तो मैथ वाला पार्ट देखो इसी में थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, अब एंगल आया तो एंगल एक बार पूरा लिख लेते हैं। चलो यहां पर देखो, अच्छा पहले अभी चलो एंगल लिखेंगे, तो अभी तुमको याद दिला दें कि cos थीटा में जो वैल्यू होता है 90 तक पॉजिटिव आता है, 90 के बाद नेगेटिव आएगा, ठीक। तो 90 से ज्यादा एंगल पे cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा, और 90 से कम पे पॉजिटिव आएगा। बताओ भाई यहां पर जो अल्फा था वो किसका एंगल था, रिजल्टेंट और ए का, फिगर में तुम्हें दिख रहा होगा रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल था। अच्छा बताओ दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब 180 होगा तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, सही है। लो अपने ही बोल के आप कह रहे हो गलत है, पहले तुमने दे दिया सबने बोल दिया हाँ मैक्सिमम होगा, आप कह रहे हो गलत है। दो वेक्टर ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, बताओ भाई cos थीटा की किस वैल्यू पे दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, 0 पे भाई, cos 0 का वैल्यू। अच्छा बताओ ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ध्यान सुनना, ये वेक्टर मैक्सिमम कब होगा, चलो वेक्टर ए दिया होगा वेक्टर बी दिया होगा, डिपेंड किस पे करेगा, उनके बीच के एंगल पे, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, कितने एंगल पे, 0 एंगल पे। तो अगर एंगल यहां पर हमारा ये वैल्यू 1 हो जाए तो ये पूरा वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, बोलो बात समझ में आया? तो यहां पर लिखो, यहां पर लिखो रिजल्टेंट का वैल्यू, रिजल्टेंट आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम, और दूसरा आर मिनिमम। मैक्सिमम चाहिए मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, मिनिमम क्या चाहिए, मैक्सिमम के लिए बताओ भाई क्या चाहिए, थीटा की यहाँ पर थीटा की cos थीटा,
कितना? कॉस थीटा इक्वल टू जीरो कि थीटा इक्वल टू जीरो? कॉस थीटा इक्वल टू जीरो रखोगे तो कट गया, जीरो आ जाएगा इधर। थीटा इक्वल टू जीरो तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। बोलो भाई, नहीं आया समझ में? तो बताओ मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए वैल्यू, तो थीटा शुड बी 0 डिग्री, और थीटा अगर 0 डिग्री है इसका मतलब क्या होता है? अरे थीटा जीरो का मतलब 1 कहाँ होता है? थीटा जीरो होने का मतलब है दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में चलेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में? बताओ भाई, जीरो कब बनेगा? जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। दोनों पैरेलल कब होंगे? जब दोनों एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन किधर? अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा कि जीरो होगा? ये जीरो एंगल है भाई। रिजल्टेंट मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या है? थीटा शुड बी 0 डिग्री, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसको बोलेंगे वेक्टर क्या होना चाहिए? वेक्टर इन सेम डायरेक्शन ना। वेक्टर क्या होना चाहिए? वेक्टर इन सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर अगर है तो उनका डायरेक्शन क्या हो रहा है? सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। बात समझ में आया? तो पहली कंडीशन हो गया थीटा क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू रखो यहां पर। तो ये cos थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट में है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? a प्लस बी। तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? दोनों वेक्टर के मॉड को क्या करो? ऐड कर दो। नहीं आया समझ में? अगर एक वेक्टर 5 का है, दूसरा वेक्टर 10 का है, बताओ इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना बनेगा? 15। दोनों वेक्टर को जोड़ दो। आया समझ में? समझ गए? मिनिमम कब बनेगा? मिनिमम की कंडीशन क्या होनी चाहिए? थीटा का वैल्यू, थीटा शुड बी, यहां पर लिखो थीटा शुड बी 180 डिग्री। 180 का मतलब क्या होता है? दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए? वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना? अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो जुड़ जाएंगे घट जाएंगे? घट जाएगा। अब तुम देखो cos 180 का वैल्यू रखो, -1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आ जाएगा। बोलो भाई, तो रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू का फार्मूला क्या बनेगा? बोलो भाई, रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा? वेक्टर ए का और वेक्टर बी का जो मॉड होगा, बोलो भाई, उनको क्या कर दो? घटा दो। तो एक वेक्टर अगर 10 का है, दूसरा वेक्टर 5 का है, तो इनका मैक्सिमम वैल्यू, 15 और मिनिमम वैल्यू 5। नहीं आया समझ में? ठीक, तो रिजल्टेंट कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम से कम नहीं होगा, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होगा। ठीक, तो इसको लिखो, पहले लिख लो। रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। तो दो वेक्टर का बोलेंगे रिजल्टेंट मैक्सिमम हो तो उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? दोनों वेक्टर को ऐड कर दो। सवाल दे भाई, बताओ भाई, क्वेश्चन दे।
चलो भाई क्वेश्चन करते हैं इस पे। और रिजल्टेंट हम लोगों ने फार्मूले में लिख लिया है, अब जोड़ा वैल्यू देखते हैं। तो मैक्सिमम दोनों को जोड़ देना है मिनिमम के लिए, बताओ भाई क्या होगा। अच्छा बताओ, दो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट क्या होगा। जीरो। जीरो एक बार आ चुका है। बताओ भाई, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट वेक्टर। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या लोगे। बोलो भाई, और cos 90 वैल्यू, तो ये वैल्यू जीरो होगा ये, तो क्या रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गया। बोलो भाई समझ में आ गया। हटाएं इसको। अब देखो जरा इसको, नोट कर लिया ना। तो अगर रिजल्टेंट हमको लिखना हो दो वेक्टर का, रिजल्टेंट लिखना है, बताओ भाई, इफ थीटा इक्वल टू जीरो पे रिजल्टेंट लिखो, ठीक, थीटा इक्वल टू 180 पे लिखो, थीटा इक्वल टू 90 पे लिखो। जरा रिजल्टेंट का वैल्यू लिख के बताओ। अगर वेक्टर आर बराबर है ए प्लस बी, तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा। थीटा बराबर जीरो पे, थीटा बराबर 180 पे, थीटा बराबर 90 पे। और थीटा इक्वल टू 120 पे। इतने एंगल पे निकालो। बताओ भाई जीरो पे कितना आएगा। जीरो एंगल पे रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा ना। अरे भाई जीरो एंगल पे रिजल्टेंट तो कितना होगा, रिजल्टेंट हमारा होगा मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ए और बी को ऐड कर दो सिंपली, दोनों के मॉड वैल्यू जोड़ दो। बोलो बात सही है। अच्छा मिनिमम 180 पे रिजल्टेंट क्या आएगा, मिनिमम आएगा। कितना आएगा, दोनों वेक्टर में क्या करो घटा दो, सही है। और 190 डिग्री बोलो, 90 डिग्री पे रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। 120 पे क्या होगा, देखो cos थीटा का वैल्यू 180 120 रखोगा और वो वैल्यू होता है -1/2। क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आया समझे कि नहीं, देख लो भाई। तो रिजल्टेंट कैसे लिखा जाता है देख लो यहां पर। किन्हीं भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा वो मिनिमम से कम होना चाहिए कि ज्यादा। बताओ भाई, रिजल्टेंट जो होगा वो मिनिमम से ज्यादा होगा और मैक्सिमम से, मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम होगा, इसी के बीच में रिजल्टेंट होता है। इक्वल टू भी लिख सकते हो, इक्वल टू। किसी भी एंगल पे देगा निकाल लोगे, cos थीटा का वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। नोट हो गया भाई। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं और क्वेश्चन सोच के बताना है, ये नोट कर लो फिर क्वेश्चन हम लोग।
चलो दे रहे हैं भाई। एक दो फोर्स हैं, ठीक है ना, दो फोर्स हैं, और फोर्स वन F1 इक्वल टू हमारा है 10 न्यूटन, F2 इक्वल टू हमारा है 5 न्यूटन। बताओ भाई, दो फोर्स F1 और F2 है, जिसमें से F1 का वैल्यू 10 और F2 का वैल्यू 5 न्यूटन है। बताओ इन दोनों फोर्स को किस एंगल पे जोड़े कि रिजल्टेंट मैक्सिमम है। इन दोनों वेक्टर को कितने एंगल पे जोड़े कि रिजल्टेंट मैक्सिमम है। तो मतलब क्या हुआ, दोनों एक ही डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों को सेम डायरेक्शन जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, कितना आएगा। तो अगर हम लोग F1 जिधर बनाया, ये हमारा क्या हो गया F1, और इसी साइड में क्या बना दो F2, और कितने में ये हमारा हो गया 10 का, तो F2 क्या बना दो 5 का, तो ये हमारा क्या हो गया F2 कितने का। तो बताओ भाई रिजल्टेंट फोर्स क्या आया, 10 + 5, बोलो भाई, तो कितना आ गया 15 न्यूटन का। और ये रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, तो ये रिजल्टेंट हमारा आया फोर्स का कौन सा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। फोर्स का कौन सा वैल्यू आया, मैक्सिमम। अच्छा इनका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, फोर्स का मिनिमम वैल्यू, दोनों को क्या करना है घटा दो, 10 - 5 तो क्या आ जाएगा 5। बात समझ में आएगा, मैक्सिमम आ गया मिनिमम आ गया, ठीक, निकाल लोगे। अच्छा 90 डिग्री होगा तो √10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आया समझ, ठीक। अच्छा बताओ भाई, इनमें से इन दो फोर्स का रिजल्टेंट क्या नहीं होगा। ऑप्शन है, बताओ इनमें से एक फोर्स 5 है एक 10 है, इनमें से रिजल्टेंट क्या नहीं होगा, रिजल्टेंट क्या नहीं होगा दे भाई। चलो यहां पर पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8, और कौन सा 5 और 10 का रिजल्टेंट नहीं होगा, हाँ 4। हमने बोला रिजल्टेंट कहां से कहां तक लाई करेगा, मिनिमम से कम नहीं होगा, मैक्सिमम से, मिनिमम कितना आया और मैक्सिमम, तो क्या 5 से कम भी आएगा, अरे मिनिमम तुम निकाल ही चुके हो, दो फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना आया 5, तो इनमें से क्या नहीं होगा, 4 वाला नहीं होगा, आया समझ में। अरे भाई ये मिनिमम इससे कम तो नहीं होगा, तो इससे कम कौन सी वैल्यू है 4, तो ये नहीं होगा, बात समझ में। 6 होगा कि नहीं होगा, रिजल्टेंट 5 और 15 के बीच में सब नंबर होगा, यानी 5 होगा 6 होगा 7 होगा 8 होगा 9 होगा 10 होगा 11 होगा 12 13 14 15, 15 से ज्यादा नहीं होगा, आया समझ में। तो जब भी कोई दो वेक्टर दिए हो तुम उनका क्या करो, पहले ऐड करो और दूसरा सब्ट्रैक्ट करो, दोनों का वैल्यू तुम्हें मालूम हो गया, मिनिमम से कम नहीं मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होगा। आ गया समझ में, बताओ भाई समझ में है तो इसको नोट कर लेना। रिजल्टेंट में नॉट पॉसिबल, इसमें ऐसे लिखो, रिजल्टेंट नॉट पॉसिबल। कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है, तो क्या लिखोगे आंसर 4 वाला। किसके लिए निकाले हैं, इसी क्वेश्चन का 5 और 10 का मिनिमम निकाले हैं मैक्सिमम निकाले हैं, और उनका पॉसिबल कौन नहीं है ये भी निकाल लिए। समझ में कुछ आया बताओ भाई। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम निकालना हो तो उनको क्या करना है, जोड़ दो, दो वेक्टर का मिनिमम निकालना उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर दो वेक्टर का हमसे पूछा जाए कि रिजल्टेंट क्या नहीं होगा या क्या होगा, तो क्या करो, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर चेक कर लो।
हो गया भाई? अच्छा, कम से कम कितने वेक्टर होना चाहिए कि उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाए? कम से कम कितने वेक्टर हो कि उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाए? दो से ज्यादा? मिनिमम बताओ, कम से कम कितने वेक्टर होना चाहिए कि रिजल्टेंट जीरो हो जाए? दो। बोलो। एक मान लो 5 है तो दूसरा -5। बोलो, 5 और 5 का सेम वैल्यू ले लो तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। बोलो बात सही। तो कम से कम कितने वेक्टर चाहिए? अच्छा, कम से कम कितने नॉन कोप्लेनर? अच्छा, दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं? दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। बोलो बात सही है। तो कितने मिनिमम दो कोप्लेनर वेक्टर चाहिए रिजल्टेंट जीरो हो जाए? मिनिमम कितने दो वेक्टर चाहिए जो कोप्लेनर हो और रिजल्टेंट जीरो? तो कोप्लेनर यानी दो वेक्टर। एक एक प्लेन पे एक कोप्लेनर कितने होते हैं? दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर का मतलब समझ आ रहा है? इसी बोर्ड पे जो भी बनाओगे वो कोप्लेनर है। मान लो हमने वेक्टर ए को इधर बनाया, वेक्टर ए को बनाया इधर, और ये वैल्यू 5 है, तो इसको जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसी साइड, इसके अपोजिट साइड में एक वेक्टर बनाओ, वेक्टर बी, और उसका भी वैल्यू कितना कर दो? 5। ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर सबट्रैक्ट होके जीरो हो गया। नहीं आया समझ में? तो मिनिमम कोप्लेनर कितने वेक्टर होने चाहिए कि रिजल्टेंट जीरो हो जाए? मिनिमम कोप्लेनर कितने होने चाहिए? नहीं, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर की रिजल्टेंट जीरो हो जाए। मिनिमम कितने नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो कि रिजल्टेंट जीरो हो जाए? दो। अरे ये तो दो को नॉन कोप्लेनर समझ में आ रहा है? दो हमारा इस मतलब इस पे है, और तीसरा इसके बाहर वाले प्लेन पे। मान लो यहां पर एक कॉपी इसे खड़ा कर दो, तो ये अलग प्लेन हो गया, ये अलग। इन दो प्लेन को बोलेंगे नॉन कोप्लेनर। तो बताओ भाई, कितने कम से कम वेक्टर हो, इस पे भी बने हो इस पे भी बने हो, तो रिजल्टेंट जीरो हो जाए? 3। कैसे? अगर सर दो वेक्टर उसका रिजल्टेंट में कुछ होगा, उसके पीछे होगा तो हो जाएगा। कैसे होगा? दो वेक्टर का रिजल्टेंट चलो इधर आया, बोलो या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, ठीक। तीसरा वेक्टर इधर है, कैसे जीरो करेगा? तो अरे भाई, किसी वेक्टर को जीरो करने के लिए उसके अपोजिट में उतना वेक्टर लगाओगे। बोलो भाई, दो वेक्टर तुमने इस पे ले लिया, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लिया हमने इधर आया, अब तुम्हारे पास एक इधर है, तो ये वाला वेक्टर क्या इसको कभी जीरो कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएंगे। बताओ भाई, अभी क्या है, ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ, तो इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल लो, और एक चौथा वेक्टर उतनी ही वैल्यू का उसके अपोजिट लगा दो। नहीं आया समझ में? तो कम से कम कितने नॉन कोप्लेनर वेक्टर चाहिए कि रिजल्टेंट जीरो हो जाए? 4। बोलो बात समझ में? और कम से कम कितने कोप्लेनर वेक्टर चाहिए कि रिजल्टेंट जीरो हो? तो आया समझ में? तो एक कॉपी तुम इसके ऊपर ऐसे खड़ा करके रख दो, इस पे वेक्टर बनाओ, इस पे वेक्टर बनाओ, इस पे जो वेक्टर बनेगा इसी प्लेन पे बनेगा। बोलो भाई, और इस वेक्टर का जो भी बनाओगे इस प्लेन पे बनेगा। अब इसको और इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वेक्टर जो यहां होता है और ये वाला वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। बोलो भाई, तो क्या करो, पहले इन दो का रिजल्टेंट बनाओ और तीसरे वाले के साथ फिर इसका परपेंडिकुलर में रिजल्टेंट बनाओ। बात समझ में है? तो 3 वेक्टर अगर लोगे तो 2 वेक्टर इस पे है, एक वेक्टर इधर है, तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, इस पे कुछ वैल्यू आएगा, अभी जीरो नहीं हुआ। 4 लोगे तो क्या कैसे बनेगा? जो रिजल्टेंट बना है उसका और इसका क्या बना लो, रिजल्टेंट 90 डिग्री पे। मान लो कि इधर हमारा वैल्यू, मान लो एक वेक्टर हमारा 5 का है, ठीक, ये 5 का है, ये 1 का है, दो वेक्टर हमने बना लिया, ठीक। तो इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन मान लिया कि दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो गया हमारा 4। कितना आया? 4। और एक वेक्टर हमारा इस प्लेन पे है, इस वाले कॉपी पे, इस पे हमने वेक्टर बना दिया 3 का। कितने का? 3 का। तो ये इधर 4 है, ये 3 है, क्या एक दूसरे को जीरो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? बोलो भाई, ये जो बनेगा वेक्टर ऐसे रख दो। अब रिजल्टेंट कितना आया? ये वाला वेक्टर 4 और ये वाला वेक्टर 3,
रिजल्टेंट हुआ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 आया। तो इनका और इसका रिजल्टेंट 5 आया। तो क्या करो, एक और वेक्टर ले आओ और ये जो 5 आया उसके अपोजिट में लगा दो -5 का, तो अब 0 हो जाएगा। आया समझ में? तो रिजल्ट याद रखो क्या है कि मिनिमम कोप्लेनर कितने होने चाहिए कि रिजल्टेंट 0 हो। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे बने, तो जितने प्लस उतना माइनस, यानी 2 वेक्टर। कितने नॉन कोप्लेनर? 4 चाहिए। बताओ भाई, समझ में आ गया? आया क्लियर? बताओ भाई, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो तुमको इसको समझ के करना होगा कि प्लेनर कोप्लेनर है कि नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर होगा तो 4 चाहिए और प्लेनर होगा तो 2 चाहिए। आ गया समझ में? चलो इसी पे एक रिजल्ट और लिखेंगे, यहीं पर नोट करके लिखो, इसको करना है तो इसको लिख लो भाई कॉपी में, ये नोट करके लिखो ये पॉइंट अभी जो बोले। अच्छा, कितने अनइक्वल वेक्टर होने चाहिए कोप्लेनर की रिजल्टेंट 0 हो जाए? कितने अनइक्वल वेक्टर हो किस पे? कोप्लेनर हो कि रिजल्टेंट 0 हो जाए? 2। 2 से ज्यादा। 2 0 कैसे हो जाएंगे? 2, हमने क्या बोला? अनइक्वल। तो 2 इक्वल लोगे, इक्वल पूछता तो 2 चाहिए, अनइक्वल होगा तो 3 होने चाहिए। ठीक है, सब रिजल्ट देखो, कंफ्यूजन खूब होता है इसमें, तो सब लिख लो, यहां पर लिखो मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर, मिनिमम नंबर ऑफ unequal coplanar vector whose sum can be 0 is 3। नोट करो, मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ unequal coplanar, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर, अनइक्वल हो और कोप्लेनर हो, अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स whose sum can be 0, can be 0 is 3। ये पहला हम लोग का हो गया। दूसरा लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स whose sum can be 0, is 4।
नोट हो गया भाई? चलो अब अगला देखते हैं इसमें। तो जो फार्मूला भी हम लोगों ने लिखा है रिजल्टेंट का 2ab cos थीटा लिखा था, √a² + b² + 2ab cos थीटा। अगर मान लो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है ना, लिखो यहां पर नोट करके, इफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी, ऐसा दिया हो का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे लिखेंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स having equal magnitude and angle between them is theta, then मान लो दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, वेक्टर ए का वैल्यू वेक्टर बी का वैल्यू मान लो ये हमारा ए के बराबर है, दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है, जिनका वैल्यू सेम है। तो अगर दो वेक्टर जिनका वैल्यू सेम हो, तो अगर उनके बीच का एंगल थीटा बन रहा हो, तो जो रिजल्टेंट होगा उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, रिजल्टेंट इक्वल टू क्या लिखोगे, 2a cos θ/2, इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, 2a cos θ/2 से हमारा आंसर आएगा। तो तुम्हें वो इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है कि r बराबर √a² + b² + 2ab cos θ, ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मालूम हो गया कि दो वेक्टर का अगर हमको रिजल्टेंट बनाना है तो क्या करना होगा, √a² + b² + 2ab cos θ लिखोगे, a की जगह स्मॉल ए और b की जगह स्मॉल ए और 2a² cos θ, तो वैल्यू यहां से 2a cos θ/2। ये बहुत ज्यादा रिजल्ट तुम्हारा यूजफुल होगा सवालों को लगाने में। समझ में आ गया? बताओ भाई। अच्छा बताओ भाई, दो वेक्टर या दो फोर्स 10 न्यूटन के हैं, 10 न्यूटन के दोनों फोर्स हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट क्या होगा? दो फोर्स 10 वैल्यू के हैं, 10 न्यूटन के, उनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो यहां से देखो, यहीं पे रख दोगे वैल्यू। बोलो भाई, अगर दो वेक्टर इफ एग्जांपल देखो, इफ F1 इक्वल टू 10, F2 इक्वल टू 10 न्यूटन, बोलो बात समझ में आया? ये 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट क्या होगा? अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, सीधा उठा के रख दो 2 और ए की जगह पर किसी एक का मैग्नीट्यूड 10 और कॉस, और ये हमने क्या बोला, ये इनके बीच का एंगल कितना है 90, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कैसे लिखोगे? तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 × a × cos 90/2, बोलो भाई, और cos 90/2 45, cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो 20 या 2 ये है ना, 2 × 10/1/√2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर 2 है नीचे √2 है, बताओ भाई, इधर 2 है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? ये 2 है, ये √2 है नीचे, तो जहां पर रूट नहीं है वहां रूट लगा दो। बोलो बात समझ में आया? जहां पर रूट नहीं है वहां क्या कर दो, रूट 10 पहले से था तो 10 लगा दो यहां पर। नहीं आया समझ में? सेम वैल्यू ऊपर नीचे हो, एक में रूट है एक में रूट नहीं है, तो क्या करो, जहां रूट है वहां से हटा के जहां रूट नहीं है वहां लगा दो, हो जाएगा। बताओ भाई। अच्छा बताओ, अगर ये 120 पे होते तो आंसर क्या आता? 120 पे cos 120 का वैल्यू -1/2,
बताओ भाई, दो वेक्टर अगर मान लो यहां पर यही क्वेश्चन होता और F1 इक्वल टू 10 न्यूटन और F2 इक्वल टू 10 न्यूटन और एंगल बिटवीन थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, अब बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा? फार्मूला क्या लिखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो क्या लिखोगे 2 इंटू 10 और cos 120 बाई 2, बोलो भाई, और cos 120 बाई 2 मतलब cos 60, 60 का वैल्यू 1 बाई 2, तो ये वैल्यू कितना आ जाता है? तो रिजल्टेंट आ जाता हमारा 10। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? रिजल्टेंट अब निकाल लोगे, बताओ ना, हो जाएगा रिजल्टेंट? कोई भी सवाल में पूछेगा तो कर लोगे, नोट कर लो भाई, ये सारे एग्जाम्पल नोट कर लो, जब सवाल लगाओगे तो उसमें तुम्हें जरूरत पड़ेगी। चलो भाई दें क्वेश्चन। क्वेश्चन वेक्टर का पहला क्वेश्चन है 39 पेज नंबर पे, पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 1। Two forces of magnitude of 15 Newton and 30 Newton are acting on a body, मिला? पहला क्वेश्चन देखो, two forces 39, two forces of magnitude of 15 Newton and 30 Newton are acting on a body. Find the range of resultant. Find the range of resultant. है? फाइंड द रेंज ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का रेंज क्या होगा? मिनिमम और मैक्सिमम रेंज होता है, तो 15 और 30 का दो फोर्स है, इनका रेंज क्या होगा? रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू देखो, मैक्सिमम, मिनिमम क्या होगा घटा दो, 15 हो गया, और मैक्सिमम दोनों को जोड़ दो, तो रेंज होगा 15 टू 45। बोलो बात समझ में आया? अच्छा, 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 किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट देखो, हम लोग जब बनाते हैं तो रिजल्टेंट किधर होगा? रिजल्टेंट किसकी तरफ होता है? तो अगर मान लो हम लोग वेक्टर ए बनाए, ठीक, अभी मान लो ऐसा है, और एक वेक्टर हमने वेक्टर बी बनाया ऐसा, जो वेक्टर ए है वो हमारा मान लो ये दिया है 10 वैल्यू का, और ये वाला वैल्यू मान लो बी जो है 5 का दिया है, तो बताओ ए और बी का रिजल्टेंट कहां होगा? एक और बी का रिजल्टेंट ए के बाहर होगा, बी के बाहर होगा, कि ए और बी के बीच में होगा? बोलो भाई, रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर के बीच में होगा, अगर ए है बी है तो रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं ऐसे बनेगा। बोलो भाई सही है? मान लो रिजल्टेंट हमने ये वेक्टर बनाया, अभी देखो, तो बताना है अगर मान लो ये एंगल हमारा अल्फा हो और इधर का एंगल बीटा हो, रिजल्टेंट ए के साथ अल्फा, रिजल्टेंट बी के साथ
बीटा है, तो किसका एंगल अल्फा बीटा में किसका वैल्यू कम या ज्यादा बनेगा? हाँ बताओ भाई, बीटा का एंगल ज्यादा। देखो अच्छा, रिजल्टेंट किसकी तरफ झुकेगा? बताओ, रिजल्टेंट का मतलब जो बहुमत में है, बहुमत किसका? जो ज्यादा में है। तो ए ज्यादा है तो रिजल्टेंट ए की तरफ झुकेगा। बोलो भाई, रिजल्टेंट किधर झुकेगा? ए की तरफ। तो अगर रिजल्टेंट ये वैल्यू ज्यादा है तो रिजल्टेंट ए की तरफ झुकेगा, अगर बी ज्यादा है तो रिजल्टेंट बी की तरफ झुकेगा। अच्छा, रिजल्टेंट ए की तरफ झुकेगा तो ये एंगल कम बनेगा, इधर का एंगल ज्यादा बनेगा। बोलो बात समझ में आया? तो इसका मतलब अगर हम लोग एंगल देखें, अल्फा ग्रेटर देन बीटा कब होगा? बताओ भाई, यहां पर बताओ, अल्फा ग्रेटर देन बीटा कब होगा? जब अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ये एंगल कब ज्यादा बनेगा? जब बी ये वाला बात ज्यादा हो। बोलो क्या लिखोगे? व्हेन बी इज ग्रेटर देन, क्या लिखोगे? बी इज ग्रेटर देन ए होगा। बी का वैल्यू ए से ज्यादा होगा तो अल्फा का वैल्यू बीटा से ज्यादा होगा। कम कब होगा? अल्फा इज लेस देन बीटा, बीटा का एंगल ज्यादा, अल्फा का एंगल कम। ये कब होगा? जब ए इज ग्रेटर देन बी हो। ये भी नोट कर लेना, नोट यहां पर, ये सब रिजल्ट तुमको ध्यान में रखना है, ये सब देखते हुए वेक्टर बनाएंगे। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट बनाना हो तो पहले देखना होता है कि उन दोनों वेक्टर का वैल्यू क्या है। वैल्यू जो होता है वो किसकी तरफ झुकता है? रिजल्टेंट किसकी तरफ झुकेगा? जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसकी तरफ झुकेगा, तो उसकी तरफ एंगल कम बनेगा। तो ये था हम लोग का ट्रायंगल लॉ मेथड। ठीक, कल वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम मेथड, फिर उसके बाद इसी में सब्ट्रैक्शन देखेंगे। जैसा एडिशन होता है बस उसमें सब्ट्रैक्शन में भी बस माइनस साइन करना है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल सेम होगा। और अभी आज हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ मेथड सीखा था वेक्टर एडिशन का। ठीक है, तो थोड़ा रिवाइज कर लेना, कहीं पर अगर डाउट होगा तो लाके कल पूछ लेना। सवाल में अभी उतना कॉन्सेप्ट नहीं आया कि तुम क्वेश्चन कर लोगे, तो तुम पहले अगर वेक्टर यूनिट डायमेंशन का कर रहे हो तो उसके सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, सभी लोग प्रेजेंट हैं?